नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 4 को समझने वाले हैं, जिसमें हम दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट, आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और प्रयत्न यानी अटेम्प्ट से जुड़ी धारा 45 से 62 तक को बिल्कुल सरल भाषा में और परीक्षा के नजरिए से समझेंगे। चलिए इस चर्चा को एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कानून उन कामों के लिए भी सजा क्यों देता है जो असल में पूरे हुए ही नहीं? जैसे किसी को जुर्म के लिए सिर्फ उकसा देना, या कोई साजिश रचना, या फिर अपराध करने की एक नाकाम कोशिश करना। ये सब भी अपराध क्यों माने जाते हैं? इसी सवाल का जवाब इस पूरे अध्याय की नींव है। इन्हें कानूनी भाषा में अपूर्ण अपराध या इनचोकेट क्राइम्स कहते हैं। ये इसलिए जरूरी हैं ताकि समाज को किसी बड़े नुकसान से पहले ही बचाया जा सके। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे दुष्प्रेरण यानी उकसावे को। फिर जानेंगे आपराधिक षड्यंत्र के गुप्त समझौतों के बारे में। और आखिर में बात करेंगे प्रयत्न यानी असफल कोशिशों के कानूनी नतीजों पर। और हाँ, आखिर में एक क्विक रिवीजन जरूर करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं दुष्प्रेरण के कॉन्सेप्ट से, जिसे अंग्रेजी में अबेटमेंट कहते हैं। यह बीएनएस की धारा 45 से 60 तक में बताया गया है। इसका सीधा सा मतलब है किसी को कोई अपराध करने के लिए उकसाना, भड़काना या उसमें किसी भी तरह से मदद करना। बीएनएस की धारा 45 इसे बिल्कुल साफ साफ बताती है। आसान भाषा में समझें तो अगर कोई व्यक्ति 3 में से कोई एक काम करता है, पहला किसी को अपराध के लिए भड़काता है, दूसरा किसी के साथ मिलकर साजिश रचता है, या तीसरा जानबूझकर अपराध करने में मदद करता है, तो ये माना जाएगा कि उसने दुष्प्रेरण किया है। ये किसी को अपराध की खाई में धकेलने जैसा ही है। अब देखिए, धारा 45 दुष्प्रेरण के 3 अलग अलग रास्ते बताती है। पहला है उकसाना, मतलब किसी के दिमाग में अपराध का बीज डालना। दूसरा है षड्यंत्र, मतलब जब 2 या ज्यादा लोग मिलकर कोई प्लान बनाएं और उस पर अमल करने के लिए कोई छोटा मोटा कदम भी उठाएं। और तीसरा है सहायता, यानी अपराध करने के लिए कोई जरूरी चीज जैसे हथियार या जानकारी देकर मदद करना। और जो व्यक्ति ये उकसाने का काम करता है उसे कानून की भाषा में दुष्प्रेरक या एबेटर कहा जाता है। ये धारा 46 में बताया गया है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बच्चे को चोरी करने के लिए उकसाता है। अब भले ही बच्चा अपनी कम उम्र के कारण कानूनी रूप से दोषी ना माना जाए, लेकिन उकसाने वाला व्यक्ति यानी दुष्प्रेरक पूरी तरह से दोषी माना जाएगा। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है, क्या होगा अगर उकसाने वाला भारत में हो और अपराध विदेश में हो जाए? या फिर इसका उल्टा? धारा 47 और 48 इसे एकदम क्लियर करती हैं। अगर कोई भारत में बैठकर लंदन में किसी अपराध के लिए उकसाता है तो उस पर भारत में ही केस चलेगा। और ठीक इसी तरह अगर कोई दुबई से भारत में किसी अपराध के लिए उकसाता है तो उसे भारत के कानून के तहत सजा दी जा सकती है। तो फिर सजा क्या मिलेगी? इसके लिए है धारा 49, जो सजा का सुनहरा नियम बताती है। नियम बहुत सीधा है। अगर उकसाने के बाद अपराध हो जाता है तो उकसाने वाले को ठीक वही सजा मिलेगी जो असल में अपराध करने वाले को मिलती है। मतलब हत्या के लिए उकसाया तो हत्या की सजा, और चोरी के लिए उकसाया तो चोरी की सजा। बिल्कुल बराबर की जिम्मेदारी। लेकिन असल जिंदगी में चीजें हमेशा प्लान के हिसाब से तो नहीं होती है ना? क्या होगा अगर उकसाने वाले ने कहा कुछ और अपराधी ने कर कुछ और दिया? धारा 51 इसी सिचुएशन को समझाती है। ये कहती है कि अगर अपराधी ने कोई अलग काम कर दिया, लेकिन वो काम उकसावे का एक संभावित परिणाम यानी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था, तो भी उकसाने वाला जिम्मेदार होगा। जैसे मान लीजिए क ने ख को भीड़ में ग पर गोली चलाने के लिए उकसाया। ख गोली चलाता है पर निशाना चूक जाता है और गोली घ को लग जाती है। यहां क तब भी हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा, क्योंकि ये तो पता ही था कि भीड़ में गोली चलाने से किसी और को भी गोली लग सकती थी। दायित्व से जुड़े 2 और जरूरी नियम हैं। धारा 52 कहती है कि अगर उकसाने पर अपराधी 1 के बजाय 2 अपराध कर देता है तो दुष्प्रेरक को दोनों के लिए सजा मिल सकती है। और धारा 54 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहती है कि अगर उकसाने वाला व्यक्ति अपराध होते समय घटनास्थल पर मौजूद है तो उसे सिर्फ दुष्प्रेरक नहीं बल्कि सीधे सीधे अपराधी ही माना जाएगा। जैसे अगर कोई चोरी के वक्त बाहर खड़े होकर पहरा दे रहा है तो उसे भी चोर ही माना जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर उकसाने के बाद अपराध हुआ ही नहीं तो क्या होगा? क्या तब भी सजा मिलेगी?
जी हाँ, सजा तब भी मिलेगी, लेकिन काफी कम। धारा 55 और 56 के मुताबिक अगर अपराध ऐसा था जिसकी सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास है तो 7 साल तक की सजा होगी। और अगर कोई सामान्य कारावास वाला अपराध था तो उस अपराध की जो भी अधिकतम सजा है उसका 1/4 हिस्सा सजा के तौर पर दिया जाएगा। अब धारा 57 एक बहुत ही खास स्थिति की बात करती है। ये तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति आम जनता या 10 से ज्यादा लोगों के समूह को कोई अपराध करने के लिए उकसाता है, जैसे कि दंगा भड़काना। ऐसा करना एक बहुत गंभीर अपराध है और इसके लिए 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। चलिए अब दुष्प्रेरण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो किसी अपराध की योजना को छिपाने से जुड़ा है। धारा 58, 59 और 60 एक सीधा सा नियम बताती हैं। अगर किसी को किसी अपराध के प्लान के बारे में पता है और वो जानबूझ के इसे छिपाता है तो वो भी अपराध कर रहा है। यहाँ एक बात पर गौर करने वाली है, अगर ये काम कोई आम नागरिक करता है तो सजा अलग है, लेकिन अगर कोई लोक सेवक जैसे कोई पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी के बावजूद ऐसा करता है तो उसकी जिम्मेदारी और सजा दोनों ही ज्यादा होती हैं। दुष्प्रेरण को विस्तार से समझने के बाद अब हम अपने दूसरे बड़े विषय पर चलते हैं, आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये सुनने में दुष्प्रेरण जैसा ही लग सकता है, लेकिन यह एक अलग और स्वतंत्र अपराध है जिसे धारा 61 में बताया गया है। तो ये आपराधिक षड्यंत्र है क्या? धारा 61 कहती है जब 2 या ज्यादा लोग कोई गैरकानूनी काम करने के लिए या कोई कानूनी काम गैरकानूनी तरीके से करने के लिए आपस में सहमत हो जाते हैं तो उसे ही आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि गंभीर अपराधों के लिए सिर्फ ये गुप्त समझौता कर लेना ही अपने आप में एक सजा के लायक अपराध है, भले ही उसके बाद कुछ किया गया हो या नहीं। अब आते हैं उस सवाल पर जो परीक्षा में अक्सर कंफ्यूज करता है। धारा 45 में भी षड्यंत्र शब्द था और धारा 61 में भी है, तो फर्क क्या है? देखिए, फर्क बहुत बड़ा है। धारा 45 वाले षड्यंत्र में सजा के लिए सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं है, उस प्लान पर कोई छोटा मोटा कदम उठाना भी जरूरी है। लेकिन धारा 61 का आपराधिक षड्यंत्र ज्यादा खतरनाक है। यहां गंभीर अपराधों के लिए सिर्फ 2 लोगों का मिलकर प्लान पर सहमत हो जाना ही अपने आप में एक पूरा अपराध बन जाता है। यहां सोच ही अपराध है। आपराधिक षड्यंत्र की सजा 2 स्तरों पर तय होती है। अगर साजिश किसी ऐसे बड़े अपराध के लिए है जिसकी सजा मौत, आजीवन कारावास या 2 साल से ज्यादा की कैद है, तो सजा वही होगी जो उस अपराध के दुष्प्रेरण के लिए मिलती। और बाकी सभी मामलों में सजा 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती है। चलिए अब इस अध्याय के आखिरी और तीसरे बड़े हिस्से पर आते हैं, प्रयत्न यानी अटेम्प्ट। यह है धारा 62 में दिया गया है। ये उस सिचुएशन के बारे में है जब कोई व्यक्ति अपराध करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन किसी वजह से कामयाब नहीं हो पाता। धारा 62 हमें बताती है कि प्रयत्न या अटेम्प्ट आखिर है क्या। कानून के लिए सिर्फ मन में अपराध के बारे में सोचना काफी नहीं है। प्रयत्न तब माना जाता है जब कोई व्यक्ति उस सोच को हकीकत में बदलने के लिए कोई ठोस कदम उठा लेता है, भले ही वो अपने अंतिम मकसद में कामयाब न हो पाए। इसे एक क्लासिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए क एक बक्सा तोड़कर गहने चुराने की कोशिश करता है, लेकिन खोलने पर पता चलता है कि बक्सा तो खाली है। तो क्या क को सजा मिलेगी? जी हां, बिल्कुल मिलेगी। ये चोरी का एक दंडनीय प्रयत्न है, क्योंकि उसका इरादा भी था और उसने उस इरादे से काम भी किया। नतीजा ना मिलना उसे दोष से मुक्त नहीं करता। एक और उदाहरण देखते हैं। क ने ख की जेब काटने की कोशिश की, लेकिन ख की जेब में कुछ था ही नहीं। यहां भी क प्रयत्न का दोषी है। कानून इरादे और उस इरादे से किए गए काम को देखता है, न कि सिर्फ नतीजे को। यह सिद्धांत बहुत अच्छी तरह दिखाता है कि समाज को सिर्फ सफल अपराधियों से ही नहीं, बल्कि असफल कोशिशों से भी बचाना जरूरी है। तो प्रयत्न के लिए सजा क्या है? धारा 62 में इसका एक सीधा फॉर्मूला दिया गया है। जो भी अपराध करने की कोशिश की गई थी, उस अपराध के लिए जो भी अधिकतम सजा है, उसकी आधी सजा प्रयत्न के लिए दी जा सकती है और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो हमने दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न तीनों को समझ लिया है। चलिए अब परीक्षा के लिए इन सभी धाराओं के सबसे जरूरी पॉइंट्स का एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये था बीएनएस अध्याय IV यानी धारा 45 से 62 तक का सार। हमने देखा कि कानून सिर्फ पूरे हो चुके अपराधों को ही नहीं, बल्कि उनकी तैयारी को भी कितनी गंभीरता से लेता है। याद रखिएगा, दुष्प्रेरण के 3 तरीके हैं: उकसाना, षड्यंत्र और सहायता।
आपराधिक षड्यंत्र में गंभीर मामलों में सिर्फ समझौता कर लेना ही अपराध है और प्रयत्न में काम का असंभव होना कोई बचाव नहीं है और सजा मुख्य अपराध। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की उपयोगी व सरल भाषा में वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए विद्यादीप के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगला किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं।